दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं और दूसरी तरफ अचानक पत्थर बरसने लगते हैं। ईडी की गाड़ियों के शीशे चटक कर टूट जाते हैं, सड़कों पर भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते पूरे केरल की सियासत हिल जाती है। दोस्तों ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है और इस हकीकत के बीचों बीच खड़ा है एक नाम जो केरल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, पिनराई विजयन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आज की इस स्टोरी में मैं आपको शुरू से आखिर तक वो सब कुछ बताऊंगा जो इस वक्त केरल में चल रहा है। और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस पूरे मामले में एक ऐसा ट्विस्ट छुपा है जिसके बारे में मैं बहुत कम लोगों को बात करते हुए सुना हूं। वो ट्विस्ट जो ये पूरी कहानी पलट सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बुधवार की सुबह केरल अभी ठीक से जागा भी नहीं था कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीमें एक साथ एक ही वक्त पर राज्य के अलग अलग कोने में जा पहुंची। तिरुवनंतपुरम से लेकर के कन्नूर तक, कोझिकोड से लेकर के बेंगलुरु तक एक के बाद एक ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई। और निशाने पर कौन? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष पिनराई विजयन से जुड़े ठिकाने। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नेता के घर पर अचानक ईडी क्यों पहुंच गई? सवाल वाजिब है और इसका जवाब छुपा है एक ऐसी कंपनी में जिसका नाम है एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस। ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि पिनराई विजयन की बेटी टी वीणा यानी कि वीणा विजयन की रही है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पूरे मामले की जड़ है। आरोप यह है कि प्राइवेट माइनिंग कंपनी जिसका नाम है कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL, इस कंपनी ने वीणा विजयन की RTI फर्म एक्सालॉजिस्ट को साल 2017 से लेकर के 2021 के बीच हर महीने मोटी रकम दी। कुल मिलाकर के ये रकम बनती है करीब 1,72,00,000 रुपए। अब आप कहेंगे भाई कंपनी ने पैसे दिए तो क्या गलत किया? पैसे तो लेन देन में चलते ही हैं, लेकिन रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आरोप यह है कि वीणा की कंपनी के CMRL को असल में कोई सर्विस दी ही नहीं, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई IT सपोर्ट, ना कोई कंसल्टेंसी, कुछ भी नहीं दिया और फिर भी हर महीने पैसा खाते में आता रहा। तो सवाल यह है दोस्तों, बिना किसी काम के, बिना कोई सर्विस दिए आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी गई और किसके लिए दी गई? ईडी का कहना है कि यह पैसा असल में सर्विस की फीस नहीं था बल्कि एक तरह का पे ऑफ था, यानी फायदे के बदले दिया गया एहसान। और इसी पूरे लेन देन को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि बुधवार को असल में जमीन पर हुआ क्या। ईडी ने अकेले एक दो जगह नहीं बल्कि करीब 10 से 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें शामिल था पिनराई विजयन का तिरुवनंतपुरम वाला किराए का घर बेकरी जंक्शन के पास। इसमें शामिल था उनका कन्नूर वाला पुश्तैनी घर। इतना ही नहीं, उनके दामाद और पूर्व पर्यटन मंत्री PS मोहम्मद रियाज का कोझिकोड वाला घर भी इस लिस्ट में था। और साथ ही CMRL कंपनी के दफ्तर, उसके डायरेक्टर्स SN शशिधरन कार्ता, शरण S कार्ता और बेंगलुरु में एक्सालॉजिक से जुड़े ठिकाने भी। यानी एक सोची समझी पूरी तरह प्लान की हुई कार्रवाई थी जो कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु तक एक साथ फैली हुई थी। और दोस्तों अब आता है वो आंकड़ा जो सबको चौंका देता है। ईडी ने जांच के दौरान करीब 242, जी हां 242 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। और इन खातों में जमा रकम कितनी थी? करीब 18,36,00,000 रुपए। ईडी का कहना है कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, खातों के रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत, इन्वेस्टमेंट के कागजात और बैंक FD मिली है जिनकी अब बारीकी से जांच की जा रही है। यानी ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये एक बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश थी। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, वीणा विजयन का इस सब में सीधा रोल क्या है? तो जवाब यह है कि ईडी की टीम जब पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम वाले घर पर पहुंची तो वहीं उन्होंने वीणा विजयन को समन थमाया और उनसे लंबी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ये पूछताछ कोई 10-20 मिनट की नहीं थी, ये घंटों चली, 8 घंटे से भी ज़्यादा चली। और पूछताछ का फोकस था सिर्फ एक बात पर, यह पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। ईडी ने इस बात की भी जानकारी निकाली कि छापेमारी के वक्त वीणा अपने पिता पिनराई विजयन के साथ उसी घर में रह रही थी और शायद यही वजह रही कि उस घर को भी रेड की लिस्ट में रखा गया था।
दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरी खबर को सिर्फ रेड से उठा करके एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके रख दिया है। जैसे ही रेड की खबर बाहर आई, सीपीआईएम के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और सबसे ज़्यादा बवाल मचा तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास, जहां विजयन का किराए का घर है, जहां ईडी वीणा से पूछताछ कर रही थी। सैकड़ों कार्यकर्ता घर के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी होने लगी और फिर जैसे ही ईडी की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ घंटों की पूछताछ के बाद घर से बाहर निकली, भीड़ बेकाबू हो गई। 3 गाड़ियों पर हमला हुआ, पत्थरे फेंके गए, ईंटें फेंकी गई, लोहे की रॉड तक चली। कहा जा रहा है कि चप्पलें, हेलमेट, प्लास्टिक की बोतलें जो हाथ में आया वो सब फेंक दिया गया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और सबसे गंभीर बात, एक ड्राइवर की आंख में चोट आई। और सुनिए, उन गाड़ियों में से एक महिला अधिकारी भी बैठी हुई थी। यानी हालात कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं इस रिपोर्ट को देख करके। अब इस हमले को लेकर के ईडी ने जो कहा है वो बेहद अहम है। ईडी ने साफ साफ कह दिया है कि कोई अचानक भड़की हुई भीड़ नहीं थी, ये कोई स्वाभाविक गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यानी ईडी के मुताबिक ये हमला प्लान करके किया गया था। और दूसरी तरफ राज्य की पुलिस की भी एक दिलचस्प कहानी है। बताया जा रहा है कि सुबह सीपीआईएम के जिला नेतृत्व ने पुलिस को भरोसा दिलाया था कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। पुलिस इस भरोसे पर थोड़ी ढील पड़ गई, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। और जब हालात बिगड़े तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। करीब 3.5 घंटे तक एक तनावपूर्ण गतिरोध चलता रहा। पुलिस एक तरफ और सीपीआईएम का पार्टी दफ्तर एक तरफ। आखिरकार पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले को कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पहले 5 लोगों को पकड़ा गया था और कहा गया था कि करीब 12 लोगों की पहचान हो चुकी है, बाकी भी जल्द पकड़े जाएंगे। एक स्थानीय सीपीआईएम नेता ने तो खुद माना कि कार्यकर्ता भावनाओं में बह गए, अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई देख करके गुस्से में आ गए। दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये ईडी अचानक इतने सालों बाद ठीक अभी क्यों पहुंची, ये टाइमिंग इतनी अचानक क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है ठीक एक दिन पहले एक अदालती कार्रवाई में। दरअसल मंगलवार को ही केरल हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। सीएमआरएल कंपनी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उसने ईडी की जांच को ही चुनौती दी थी। यानी कहा था कि ये जांच रोकी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। और कोर्ट ने जो कहा वो बहुत अहम था। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई दूसरा अपराध साबित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब एसएफआईओ ने अपनी प्रोसिक्यूशन शिकायत दाखिल कर दी तो जांच का आधार पहले से मौजूद है। बस कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही कुछ ही घंटों में ईडी ने ये ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। यानी ये जो हम बुधवार को होते देख रहे हैं उसकी ज़मीन एक दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी सियासी कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर। और यहाँ तो जैसे हर पार्टी ने अपना अपना तीर निकाल लिया है। सबसे पहले सीपीआईएम और वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनका साफ आरोप है कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। सीपीआईएम ने तो इसे कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत वाला ऑपरेशन तक कह दिया। पार्टी के महासचिव ने भी रेड की कड़ी निंदा की और खुद पिनरई विजयन ने जो कहा वो बहुत तीखा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। लेकिन यहीं उन्होंने एक ऐसा वार किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके घर की ये तलाशी कुछ खास लोगों को बहुत संतुष्टि देगी और इसमें खास तौर पर राहुल गांधी जैसे लोग शामिल हैं। यानी विजयन एक तरफ बीजेपी को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये है दिलचस्प मामला। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता ने सीधा सवाल दागा, अगर सब कुछ साफ सुथरा है, अगर कुछ छुपाने को नहीं है, तो फिर सीपीआईएम के कार्यकर्ता ईडी की गाड़ियों पर हमला क्यों कर रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि हिंसा और डर के जरिए जांच को रोकने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सीपीआईएम और वीणा विजयन ने केरल, कर्नाटक और दिल्ली कई हाई कोर्ट्स के चक्कर लगाए सिर्फ इसलिए ताकि जांच को टाला जा सके। और एक नेता ने तो ये भी मांग रखी है कि ईडी को सिर्फ वीणा की कंपनी तक जांच सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन सब की जांच होनी चाहिए जिन्होंने सीएमआरएल से पैसा लिया है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे पेचीदा किरदार, कांग्रेस। आप सोचेंगे कि कांग्रेस तो खुश होगी क्योंकि उसके सबसे बड़े सियासी दुश्मन पर ईडी की रेड पड़ी है, लेकिन यहाँ मामला उतना सीधा नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन जो खुद
कांग्रेस से हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक रणनीतिक चुप्पी साध ली है। 2 दिन बीत गए, मीडिया ने उन्हें सवालों से घेरा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिर क्यों? तो राजनीति के जानकार कहते हैं कि सतीशन के लिए ये दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार है, तो अगर अब वो ईडी के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे वो अपने बड़े विरोधी पिनरई विजयन का बचाव कर रहे हैं, और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठते हैं। इसीलिए सतीशन ने सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। क्या चुना? चुप्पी। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता चुप नहीं रहे। कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया। उनका कहना है कि रेड असल में विजयन को घेरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए की गई। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात हो गई भला? तो उनका कहना है कि विजयन इन दिनों खुद अपनी पार्टी के अंदर आलोचना झेल रहे हैं, और ठीक उसी वक्त ये रेड हुई, जिससे विजयन को एक पीड़ित की छवि मिल गई और वो सहानुभूति बटोर सके। यानी कांग्रेस का इशारा एक सेटिंग की तरफ है कि कहीं ये बीजेपी और सीपीआईएम के बीच कोई अंदरूनी समझौता तो नहीं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल क्षेत्रीय विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए कर रही है। और दोस्तों, अब मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। वो हिस्सा जिसके बारे में कम बात हो रही है, लेकिन जो इस पूरी कहानी को और गहरा बना देती है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब विजयन परिवार ईडी के रडार पर आए हों। कुछ समय पहले खबर आई थी कि साल 2023 में ईडी ने पिनरई विजयन के बेटे को भी एक समन भेजा था, वो भी एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बताया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ये समन कथित तौर पर गुप्त रखा गया। कांग्रेस का आरोप है कि विजयन ने ये बात अपनी पार्टी सीपीआईएम से भी छुपाई है, और कांग्रेस यही नहीं रुकी, उसने विजयन की केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई कुछ मुलाकात पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि कहीं ये सब किसी अंदरूनी समझौते का हिस्सा तो नहीं है। यानी इस पूरी कहानी में सिर्फ बेटी वीणा नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार, एक पूरी राजनीति और कई अनसुलझे सवाल जुड़े हुए हैं। अब ज़रा एक कदम पीछे चलते हैं ताकि आपको ये पूरी कहानी जड़ से समझ आए, क्योंकि ये मामला कोई 2 दिन पुराना नहीं है, इसकी जड़ें सालों पुरानी है। दरअसल ये पूरा खुलासा हुआ था साल 2019 में, जब इनकम टैक्स विभाग ने CMRL कंपनी पर छापा मारा था। उस छापे में ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें कथित तौर पर कंपनी के खर्चों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था और कई बड़े लोगों को अवैध भुगतान का जिक्र किया गया था। फिर साल 2023 में अगस्त के महीने में इनकम टैक्स की एक सेटलमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई, जिसने इन लेन देन का खुलासा किया, और यहीं से ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद मामला पहुंचा SFIO यानी कि सीरियस फ्रंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास, और साल 2025 में SFIO ने कंपनी के डायरेक्टर शशिधरन कार्ता और 12 अन्य लोगों के खिलाफ एक अदालत में प्रोसिक्यूशन शिकायत दाखिल कर दी, और इसी शिकायत को आधार बना करके ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को आगे बढ़ाया, जो अब इस बुधवार की छापेमारी तक पहुंच गई है। यानी एक लंबी कड़ी है 2019 से लेकर के 2026 तक, और हर साल इसमें एक नई परत जोड़ती गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा, आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का एक संगीन मामला है, जहां बिना काम किए करोड़ों रुपए एक नेता की बेटी की कंपनी में पहुंचे, या फिर जैसे विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जहां केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए एक मजबूत क्षेत्रीय नेता को घेरना चाहती है? दोस्तों, इन दोनों ही पहलू में दम है, और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। एक तरफ ईडी के पास खातों के आंकड़े हैं, फ्रिज की गई रकम है, अदालत की हरी झंडी है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास टाइमिंग के सवाल हैं, नेक्सस के आरोप हैं, और एजेंसियों के दुरुपयोग का पुराना इतिहास है। और इन सब के बीच में पिसती है आम जनता, जिसे ये समझना है कि उसके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और उसके नेता किस राह पर चल रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि केरल की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष चुप है, बीच में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा घिरा हुआ है, और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। ईडी की जांच अभी जारी है, जब्त किए गए दस्तावेजों की पड़ताल हो रही है, और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है नए समन जारी हों, हो सकता है और गिरफ्तारियां हों, और हो सकता है ये राजनीतिक तूफान और बड़ा रूप ले ले।
एक बात पक्की है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि शायद अभी तो ये शुरू हुई है। तो दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ये सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ज़रूरी कार्रवाई है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय जानने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इससे आपको ये पूरा मामला अच्छे से समझ आया, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन पर भी सही जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ।